Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is motion and time, and the things we will learn are slow and fast motion, uniform and non-uniform motion, measurement of time. In the previous class, we have studied that when a thing changes its position with respect to time, it is said to be in motion. On the other hand, the objects which do not change their position with respect to time are said to be at rest or stationary objects. तो जो चीज़ें टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलती हैं वो मोशन में होती हैं, और जो चीज़ें टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती वो स्टेशनरी होती हैं. We have also studied that when an object moves in a straight line, it is said to be in rectilinear motion, while if it moves in a circle, it executes circular motion. Some objects move very slowly while some are fast. Let us discuss slow and fast motion. तो जो ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करते हैं, जो गोल गोल चलते हैं वो सर्कुलर मोशन शो करते हैं. कुछ फास्ट मूव करते हैं और कुछ स्लो मूव करते हैं. लेट अस नाउ लुक एट स्लो एंड फास्ट मोशन. Suppose you want to cross the road, then before crossing you will estimate how fast or slow the vehicles are coming towards you. How would you estimate it? The faster moving vehicles will approach you very soon, while the slow moving vehicles take more time to reach you. To understand slow and fast motion, perform the following activity. The one which takes less time than others will be moving faster than others. तो अगर आपको रोड क्रॉस करनी है और आप व्हीकल्स को देख रहे हैं कि कब रोड क्रॉस करें, तो आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हीकल्स यानी कि जो कार वगैरह हैं वो कितना तेज़ी से चल रही हैं या स्लो चल रही हैं. अब कौन कितनी जल्दी आप तक पहुंचती है उससे आप पता लगाते हैं कि किस स्पीड पे या कितनी जल्दी या स्लो वो मूव कर रही हैं. नाउ लेट अस लुक एट स्पीड. स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना तेज या स्लो मूव कर रहा है. द ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्टर हैव मोर स्पीड दैन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग स्लोअर. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. तो कितने टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो उसकी स्पीड होती है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज m upon s or mps or ms1. However, it can be measured in kilometer per hour, which is kmph or km upon h, and miles per hour, etc. For example, अगर कोई कार 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस एक घंटे में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर. इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, इट इंप्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर. नाउ लेट अस सी एवरेज स्पीड. अगर आप किसी बस या कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप फील कर सकते हैं कि वो जब स्टार्ट करती है तो थोड़ा स्लो मूव करती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब उसकी स्पीड जो है पूरी जर्नी में कांस्टेंट नहीं रहती. कभी वो ज़्यादा ट्रैफिक होने पे धीरे हो जाती है और कहीं पे वो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ जाती है ट्रैफिक सिग्नल की वजह से, अगर उस पर रेड लाइट हो, या फिर वो कभी बहुत तेज़ से मूव करती है. तो हम जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो उस की एवरेज स्पीड होती है. अब एवरेज स्पीड क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है उससे हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं. देयरफॉर average speed is equal to total distance covered divided by total time taken. For example, the distance between two cities is 300 kilometers. A car takes 6 hours to cover this distance. So calculate the speed of the car. So solution is that distance traveled by the car is 300 kilometers. Time taken is 6 hours. So speed of the car is distance divided by time, which is equal to 300 by 6, which is equal to 50 kilometers per hour. Let's take another example. A car travels 50 kilometer distance in 30 minutes and next 25 kilometers in 20 minutes. So calculate the average speed. Now the total difference is equal to 50 plus 25 kilometers, which is equal to 75 kilometers. So the total distance traveled by the car is equal to 50 plus 25 kilometers, which is equal to 75 kilometers. Total time taken by the car is equal to 30 plus 20 minutes, which is equal to 50 minutes. So total distance divided by total time is equal to 75 divided by 50, which is equal to 1.5 kilometers per minute. Now let us look at
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तो कहा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। सो ऑब्जर्व द गिवन डेटा ऑफ टू कार्स ए एंड कार बी। अब कार ए जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हर 15 मिनट में कवर करती है तो इसका यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन कार बी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ इट इज अ फैक्ट, speedometer, this is the device used in vehicles for measuring speed. It shows the speed of a vehicle at a particular instant. All the vehicles are equipped with speedometer. It shows the speed of a vehicle in kilometer per hour. Odometer, this device records the distance moved by a vehicle. Now let us see what is distance time graph. Interpretation of motion of an object becomes easier when the data of the distance traveled and the time taken is represented graphically. The group so obtained is called distance time group. अब distance time graph को बनाने के लिए कुछ points को follow करना जरूरी है। इस graph में distance हमेशा y axis पे होता है और टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है। एक प्रॉपर चॉइस ऑफ स्केल लिया जाता है टाइम और डिस्टेंस को एनालाइज करने के लिए। फिर जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ के पेपर पर बनाए जाते हैं और फिर उनको ड्रॉ किया जाता है। जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो दो केसेस हो सकते हैं। एक ग्राफ आपका हो सकता है जहां की स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। फिर एक ग्राफ ऐसा बन सकता है जहां पे लाइन स्ट्रेट नहीं है क्योंकि वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा जो यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो मेंशन वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे कि 2 मिनट में डिस्टेंस 2 किलोमीटर, फिर 4 मिनट में डिस्टेंस 4 किलोमीटर, इस तरह से कभी 10 मिनट्स में आपका डिस्टेंस 7 किलोमीटर्स, फिर आपका 12 मिनट्स में 9 किलोमीटर्स, या आपका पूरा डेटा दिया गया है। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स विल बी 1 1 2 2 3 3, इस तरह से 9 4.5। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपका ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा विच शोज यूनिफॉर्म मोशन टिल सम टाइम एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आफ्टरवर्ड्स। जब आप इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे पॉइंट लगा करके ज्वाइन करेंगे तो आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब इस ग्राफ से ये तो क्लियर है कि पॉइंट ए से जो मोशन है वो यूनिफॉर्म स्टार्ट हुआ था पॉइंट ए से सी तक, फिर उसके बाद का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 2 or more objects can be plotted in the same graph to compare the motion. The graph obtained will also indicate whether these objects will meet at any point or not. Now draw the distance time graph of the following data. Also find from the graph where will both the cars meet. सोल्यूशन ये आपको दिया है, उसके बाद ये आपके ग्राफ में 2 लाइंस बना दी हैं कार ए और बी के लिए। जैसे हम देख सकते हैं कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नाउ द ग्राफ कैन ऑल्सो बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट एंड बार ग्राफ्स। नाउ लेट अस लुक एट मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमारी लाइफ में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेकर रात तक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए टाइम का मेजरमेंट करना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पुराने टाइम में जब घड़ी या वॉच वगैरह नहीं होते थे तो लोग सन या मून की या स्टार्स की मूवमेंट से टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। अब उनको ये पता चला कि सन हमेशा मॉर्निंग में राइज करता है, इवनिंग में सेट करता है, तो इससे उनको थोड़ा टाइम का कॉन्सेप्ट बनना शुरू हुआ और उनके भी कुछ मेथड्स होते थे टाइम को मेजर करने के, जिनमें से सबसे पहले आता है sundial. Now this device measures the time by the position of the sun. It has a stick which is fixed at the center of a circular disc. The position and length of the shadow of the stick on the disc or the dial gives an indication of time. One limitation of this device is that it cannot work during cloudy weather or at night. Then we had sand clock और hour glass. इसमें 2 ग्लास के बल्ब
बने होते थे, कंटेनर्स बने होते थे जो कि एक नैरो ग्लास ट्यूब से कनेक्टेड होते थे। एक कंटेनर में सैंड फिल कर दी जाती थी, फिर इसको जब किसी प्लेन सरफेस पे रखा जाता था तो ऊपर से जो सैंड है वो धीरे धीरे ट्रिकल करके नीचे वाले कंटेनर में एक डेफिनेट टाइम पीरियड में आती थी। ज़्यादातर ये टाइम पीरियड 1 घंटे का होता था। देन वी हैड पेंडुलम क्लॉक्स. It was Galileo who suggested in 1583 that the pendulum can be used to regulate clock. Keeping this thought in mind, in 1656, Christian Huygens made the first pendulum clock. These clocks were much more reliable than the earlier ones. The construction of clocks and watches could become possible only after the discovery that the time taken by a pendulum to swing from one point to another is always constant. Then, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में एक छोटी सी मेटालिक बॉल को एक नॉन इलास्टिक स्ट्रिंग के एंड पे बांध दिया जाता था और इसको किसी एक फ्रिक्शनलेस रिजिड सपोर्ट पे दूसरे एंड को थ्रेड के बांध दिया जाता था. इस मेटालिक बॉल को बॉब कहा जाता था. इस बॉब को जब आप एक साइड पे पुल करके छोड़ देते थे तो ये आगे पीछे घूमती थी. इस टाइप की मूवमेंट को पेंडुलम की मूवमेंट या फिर पीरियोडिक या फिर ऑक्सिलेटरी मूवमेंट या मोशन कहा जाता है. As shown in the figure, the pendulum is at rest at point A. This position is called the mean position. The bob is slightly moved to one side up to point B and then released. It starts moving to and fro. It goes to the point A and then to the other end up to point C and comes back to A again and then point B. Now the motion from B to C and back to B is one complete oscillation of the pendulum. The positions where the bob is at its maximum distance from the mean position is called the extreme position. B and C are the extreme positions of the pendulum. Now the maximum displacement of the bob from its mean position is called amplitude of the pendulum. Displacement AB or AC are the amplitudes of the pendulum. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. Therefore, time period of the given pendulum is the time taken by it to travel from B to C and back to B. It depends only on the length of the string with which the bob is suspended. Mass of the bob or amplitude has no effect on time period. It means if the length of the string remains same, the time period does not change even if the bob is made heavier or lighter. Now think, if a pendulum is oscillating, does each of its oscillation have same time period? If no, why? Let us do it. To calculate the time period of a simple pendulum, take metallic ball, string, metallic sand, stopwatch. Take a piece of string about 30 cm long and tie the metallic ball at one end. Tie the other end of the string to the stand and suspend the ball. Let it come to the rest and mark this position on the floor below it as the mean position. Now displace the ball slightly and let it oscillate. Record the time taken by the pendulum to complete 10 oscillations. Repeat the process many times and record your observation. Now time period is equal to time taken to complete 10 oscillations divided by the number of oscillations. So that will give us the time period. Now let us look at the units of time. The SI unit of time is second, while hour, minute, week, month and year are the other units of measuring time. जो हमें commonly available होती हैं clocks या घड़ियाँ, वो time को एक एक सेकेंड तक के इंटरवल में हमें measure करके बताती हैं. Another major advancement in time keeping was the invention of the atomic clock, which is very accurate. Let us take a quick recap. The distance covered by an object in unit time is called its speed. The SI unit of speed is meter per second. When an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to have uniform speed. But when an object covers unequal distances in equal interval of time, it is said to have non-uniform speed. The graph representing distance travelled and time taken is called distance time graph. Time is represented on x-axis while distance is taken on y-axis.
The graph of uniform motion will be a straight line, while the graph of non-uniform will not be a straight line. Earlier, time was measured by using sundial, sand clock and pendulum clock. A simple pendulum consists of a small mass suspended by a string and attached to a rigid support. The motion executed by a pendulum is called periodic motion or oscillatory motion. The maximum displacement of the bob from one side of its mean position is called amplitude. The time taken by the pendulum to complete its one oscillation is called its time period. So, I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.